कल हम कहाँ छोड़ के गए यहाँ पे, वर्ड पे। ठीक है, आज हेडिंग डालो वर्ड पे, वर्ड। दोबारा हेडिंग डालो वर्ड। ठीक है, वर्ड इकाई देखिए भैया, भाषा की वे छोटी से छोटी इकाई जिसे और आगे का ना कर सके, हम तोड़ ना सके, विखंडित ना कर सके साहब, वो का कहलावे, हमारी वर्ड कहलावे। हमारे यहाँ जो वर्ड है हमारी हिंदी भाषा में, वो कितने भागों में बांट रखी है हमने, उनको वर्गीकरण कितने भागों में किया है? दो। कौन कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। ठीक है, कल हम इन्हीं की चर्चा कर रहे हैं कि साहब हमारे वर्ण कितने रहे? दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। ऐसे वर्ण जिन्हें जिन्हें अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, वो सभी का कहलावे स्वर कहलावे। और ऐसे वर्ण साहब जिन्हें अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता होती है, वो सब का कहलावे व्यंजन। कल मैंने बताई कि उच्चारण के लिए कैसे, कभी भी हम हलंत लगे हुए जो व्यंजन रेखा है उनको का मूलतः हम अपने हिंदी में प्रयोग नहीं करें। ठीक है, कछुआ तुम कहेंगे कि साहब हलंत लगे शब्द ने यूज करें, वो संस्कृत के तत्सम शब्द आ रहे हैं जिन्हें हम एज इट इज आज अपनी भाषा में बोल रहे हैं। पर अगर हम हिंदी को मूल शब्द देखोगे तो तुम स्वतंत्र रूप में कोई भी तुम अपने नाम के नीचे हलंत नहीं लगाओगे। आज तुम्हारा कोई भी नाम लिख रहे हो तो तुमने कितने व्यक्ति को ऐसा नाम है तुम में थे जाके नाम के पीछे हलंत लग रहा है, किसी के नाम के पीछे है। क्यों? क्योंकि हम जो मूल व्यंजन वर्ण को प्रयोग ही ना करें, कैसे इनको करें, जिनने हम क्या करें, अक्षर बना लें। मैंने बताई कि वर्ण और अक्षर में अंतर क्या है कि साहब अगर हलंत हटा दिया जाए, जैसे कि कोई वर्ण है हमारा, जैसे कि का वर्ण है और का के नीचे हलंत लगे हुए, ठीक है, क्या हलंत कब हटाएंगे हमें, या हलंत हटाने के नियमों का में कोई ना कोई स्वर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं हम स्वर जोड़ दूंगा तो एक का का रूप कैसे हो जाएगा, ये आ जाएगा। समझ में आई? ई जो का है हलंत लगेगा, ये मूल व्यंजन वर्ण है, जबकि ई का है हमारा अक्षर है। ठीक है, अक्षर और वर्ण में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है भैया? ठीक है, ये हमें क्लियर है कि देखो अब मैं कहूं तुमसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है या वर्ण है? वर्ण। अक्षर है, हम आगे विखंडित कर सके नहीं कर सके, दो भागों में तोड़ सके नहीं कर सके, अक्षर है। बताओ भाई, अक्षर है, तोड़ सके नहीं तोड़ सके? ठीक है, तोड़ सके ना। तो आज हम पहले ही डालेंगे स्वर। स्वर डालो भैया, आज हेडिंग डालो स्वर। स्वर की चर्चा करेंगे। स्वर में कुछ लिखाया होगा कल? नहीं लिखाया हो तो लिखो भैया। देखो, वे वर्ण जो अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण पर आश्रित निर्भर भी कह दें। ठीक है, आश्रित नहीं रहते हो, वे सभी वर्ण या वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ण जो अपने उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण पे का ना रहे भैया, आश्रित ना रहे, वो सभी का कहलाम है हमारे स्वर वर्ण कहलाम है। अब यही लाइन को पूरा अगर मैं एक शब्द दूं, जो ये पूरी लाइन लिखी है, एक बार ध्यान दीजिए, ये जो मैंने पूरी लाइन लिखी है, या मैं अगर एक शब्द में बोलूं तो यह कैसे बोलूंगा कि साहब स्वर वर्ण रहेगा, वो कैसी ध्वनियां रहे या फिर कैसे वर्ण रहे, उनसे हम काके हैं स्वतंत्र वर्ण बोले। ठीक है, क्या बोले हम? स्वतंत्र वर्ण बोले। या फिर दूसरा नाम दूं तो उनसे क्या बोले? स्वाधीन वर्ण बोले, स्वाधीन ध्वनिया या स्वाधीन वर्ण बोले। ठीक है साहब, क्योंकि ये अन्य वर्ण पे कहा ना रहे, आश्रित ना रहे। ठीक है, तो इन्हें कभी एग्जाम में क्वेश्चन कर ले कि स्वतंत्र वर्ण कहते हैं
स्वाधीन वर्ण कहते कहें भैया स्वर थे। क्यों? क्योंकि ऐसे जो अपने उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण का आश्रित ना रहे उन्हें हम कहते हैं स्वर कहें। इसी कारण स्वर हम कहते हैं स्वतंत्र वर्ण बोलते हैं और या फिर स्वाधीन वर्ण बोलते हैं। ठीक है। दूसरी हमें एक स्वर में एक विशेषता लिखेंगे, नोट डाल रखें कि स्वर वर्ण, स्वर जो लिखेंगे खाली स्वर लिखेंगे, स्वर अक्षर अक्षर व वर्ण, अक्षर व वर्ण दोनों प्रकृति के होते हैं, दोनों प्रकृति के, प्रकृति मतलब स्वभाव के होते हैं। मतलब हम स्वरण्य जो स्वर हैं उन्हें वर्ण भी कह सकें और स्वर का भी कह सकें, अक्षर भी कह सकें। ठीक है भैया, दोनों प्रकार के रहें, अक्षर और वर्ण दोनों के रूप में रहें कहा हमारे स्वर। ठीक है। इन लाइन ने याद कब आएंगी तुम्हें? जब अगर स्वर से प्रश्न बढ़ा दियो कथन वाइज कि निम्न में से कौन सा कथन स्वर वर्ण के संदर्भ में असत्य है या स्वरों के संदर्भ में असत्य है, तब वो देंगे कि यह स्वतंत्र या स्वाधीन ध्वनियां होती हैं। ठीक है, या वर्ण होते हैं, ये अक्षरिक या वर्ण दोनों प्रकार की प्रवृत्ति रखते हैं। ठीक है, ऐसी देंगे। हिंदी में इनकी संख्या 13 होती है या 11 होती है, जो भी इनकी संख्या लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी और फिर पूछोगे निम्न में से असत्य कौन सा। ठीक है भैया, इन 3-4 चीजों में पूछोगे। अब यहाँ में अगला देखो, देखो इनकी संख्या हिंदी में या हिंदी भाषा में कितनी है भैया? हिंदी भाषा में 11 होती है। अब उन 11 की 11 ने पहले 11 की 11 ने उठा दूंगा, 11 की 11 स्वर्ण लिखो भाई छोटे हाथ में। कौन कौन से रहे? ये कहा है हमारे 11 की 11 स्वर है। ठीक है, स्वरण की एक कंडीशन लिखी हो, स्वरण की सब स्वरण की कहा है अपनी मात्रा। ठीक है, तो मात्रा लिखते चलेंगे, या की कोई मात्रा रहेगा। ठीक है, इस कारण या की कोई मात्रा ना रहे तो या हम क्या बोले उदासीन या संयुक्त स्वर। एग्जामिनर कभी क्वेश्चन कर ले कि संयुक्त स्वर कौन सा वर्ण है तो कौन सा है। ठीक है, या की मात्रा रहेगा भैया रे का रे, ये रे ना रे। ठीक है, या की मात्रा रहेगा। ठीक है, मात्रा ने लिख लो भैया जल्दी जल्दी। ये सब इनकी मात्रा है। अब यहाँ में आप याद करा रखना है, एक तो ये याद रखना है रे ऋषि वाली मात्रा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ रारत समझे। ठीक है, एक तो रे ऋषि वाली मात्रा याद रखनी है यहाँ पे, एक ये चीज याद रखनी है यहाँ पे। ठीक है, मात्रा के नहीं यार आगे लिखा दूंगा मैं नोट डाल के। अभी समझो एक चीज और समझो, तुम्हारे यही लिख दो कि इनकी इंग्लिश का बने है, अंग्रेजी का बने है इनकी। ठीक है, अंग्रेजी आकी का बने है। ठीक है, या की का बने है। ठीक है, या की का बने है
ठीक है, या की क्या बने, डबल ई भी बन जाए और आई भी बन जाए। ठीक है, डबल ई भी बन जाए और का भी बन जाए, आई भी बन जाए। ठीक है, या की का बने, या की ठीक है, का बने, या की का बने भाई, अब बताओ या की का बने, या की का बने, वेरी सी देखो ये बोला कैसे, कैसे बोला है, कैसे बोला है, री बोला है ना, री की क्या बोलेंगे, याद रह गई बोला को। ठीक है, अगली आओ, अगली या की क्या बने भाई, क्या बने या की, क्या बने, देखो या का निर्माण कैसे हो, आ प्लस निर्माण का है तो हो आ प्लस इथेन, आ का है तो बनो, आ की कहा है ए और ई की कहा है ई। हाँ भाई बताओ काय तो बनेगी, ये ई तो बनेगा या ए आई तो बनेगी, ई तो बनेगा सामने। ठीक है, तो यार या ए की लिखिए। ठीक है, ये ई तो बनेगी, ई काय तो बनेगी, ई बनेगी ए आई थे। ठीक है, ई काय तो बनेगी ए आई तो बनेगी, और ये आ प्लस 2 के मिले तो ए और ई ए और ओ, इन्हें थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक है, एक तो याद रख लीजिए। ठीक है, और इन्हें याद ही कर लीजिए भैया, इन्हें तुम अब भी भूल रहे होगे। ठीक है, बहुत याद करके रही हो। ठीक है, बहुत जगह काम पर है, तुम खूब पढ़ के आएंगे, वो फिर भी पता है भूल जाए। ठीक है, आर आई ए ई ए आई ए यू और ए ओ, इन्हें याद कर लीजिए। छोटी सी क्लास के वाले की चीजें हैं ये, अभी तो मैं अगर दोबारा याद दबा रहा हूँ तुम्हें। ठीक है, याद कर लीजिए भैया ना, लिख लिया। इम्पोर्टेंट कहा है, कभी भी आती ई जोड़े हो, जब इंग्लिश बनानी पड़ जाए ना तो समस्या आ जाए, री बोले आर आई बोलेगी। ठीक है, ए ई बोलेगी ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, ए यू बनेगी और ओ यू बनेगी, ए ओ बनेगी। ठीक है, ये लिख रही है आपने। अब मात्रा के संदर्भ में एक चीज लिखेंगे, हटा दो क्या है, दो परिभाषा जो तुमसे ऊपर ऊपर पूछ ले जाए। ठीक है, तो हम दोनों परिभाषा की एक एक लाइन लिखेंगे। पहली परिभाषा लिखेंगे मात्रा, मात्रा का अर्थ क्या है भैया, देखो स्वरों के उच्चारण में, स्वरों के उच्चारण में लगने वाला समय, लगने वाला समय, वाला समय मात्रा कहलाता है। अब यहाँ को मतलब कहा था कि मात्रा ही बतावे तुम्हें, तो आप ई बोलनी है या ई बोलनी है, समझ में आई, आप ऊ बोलना है या ऊ बोलना है, समझ में आई। या को मतलब कम समय लगाना है या ज्यादा समय लगाना है, या को मतलब ये है कि स्वरण के उच्चारण आप कैसे करना है, कितना समय लेना है। स्वरों के उच्चारण में जो लगने वाला समय ही का कहलावे, हमारी मात्रा कहलावे। कभी परिभाषा आ जाए तो ऊपर ऊपर परिभाषा करेंगे भैया। ठीक है, दूसरी एक परिभाषा और आवे वर्णमाला। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, वर्ण है, उनको अगर व्यवस्थित क्रम में लिख रहे हैं, एक पैटर्न में लिख रहे हैं,
वही का कहलावे हमारी वर्णमाला। इन्हें याद रखिए, ये छोटी चीजें पर अगर कथन में आ गई, ठीक है, तो बढ़िया तरह पढ़ के इनका आंसर दिए कि भैया स्वरण के उच्चारण में लगने वाले समय मात्रा कैसा है, ठीक है, और भैया वर्णन के सुव्यवस्थित क्रम में का जाए, ठीक है। अब यहीं पे एक याद रखियो, मैंने जो यहाँ छोड़ दिया है कि हमारे स्वरण की मात्रा रहे कितनी है भैया, मात्रा कुल संख्या कितनी है मात्राओं की, कुल संख्या कितनी है मात्राओं की भैया, कुल संख्या है 11 स्वर है, तो 11 ही कहाँ है हमारी मात्रा है। पर हमारी दृश्य रूप में मात्रा कितनी है, दृश्य रूप में मात्रा कितनी है भैया, दृश्य रूप में क्यों, काय की मात्रा ना रहे, ठीक है, दृश्य रूप में दिखाई नहीं दे पर वास्तव में छोटे की मात्रा रही है, समझ भाई, पर देखने में नहीं लगे हमें। बाकी हम काय के संग कोई भी मात्रा जोड़ेंगे तो मात्रा दिख जाएगी। अब जैसे हम यहाँ का लिख दियो, तो का के संग हमें कोई मात्रा सी नहीं लग रही है, पर मैं का के संग ऐसे लिखता हूँ, इन सबन की मात्रा दिख रही है हमें, ठीक है, कि या की मात्रा है, ये या की मात्रा है, ये कोई ना कोई और की मात्रा है, या का में हमें कोई मात्रा नहीं दिख रही है। वास्तविकता बात ये कि या का में भी का जुड़ रहा है हमारा आ, या आ की मात्रा साइलेंट रहे, दृश्य रूप में ना रहे, जिस कारण दृश्य रूप में इनकी संख्या कितनी रहे 10 और वास्तव में कितनी रहे 11। ये चीजें है गई आपकी, ठीक है। अब लिखो भैया स्वरों का वर्गीकरण, लिखो स्वरों का वर्गीकरण, देखो जल्दी, स्वरों का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है। कितने आधार पर करेंगे भैया, पहला आधार लिखेंगे काय के आधार पे, मात्रा एवं उच्चारण के आधार, दूसरा लिखेंगे जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, तीसरे लिखेंगे ओष्ठ, ओष्ठ, ओष्ठ की हाँ, ओष्ठ की ओष्ठ, ओष्ठ की आकृति के आधार पर, अगला लिखेंगे जाति आधार पर, लास्ट जो सबसे इंपोर्टेंट है वह सबसे लास्ट में जाति है आधार पर, और जो लास्ट है वो है मुख्य तालुक के आधार, ठीक है भाई। मात्रा के आधार पे जो स्वर बांटे गए वो कितने भागों में बांटे गए 3, जबकि जीव के आधार पे भी कितने भागों में बांटे गए 3, ठीक है, कितने कितने भागों में बांटे गए 3, ठीक है। पोस्ट की आकृति के आधार पे कितने भागों में बांटे गए 2, और जातीय आधार पे भी कितने भागों में बांटे गए 2, जबकि या के आधार पे कितने भागों में बांटे गए 4। लिख के अंदर लिख दिया तू, हाँ तो फिर लिख तो सही, खुद के लिखे ज्यादा याद रहे, ठीक है। और पहली हेडिंग डालो मात्रा एवं उच्चारण के आधार,
मात्रा एवं उच्चारण के आधार पर। पहली हेडिंग डालो, मात्रा एवं उच्चारण कितने प्रकार के रहे भैया? देखो देखो वैसे अगर आपको पूछ ले जाए, थोड़ा सा याद रखियो कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर कितने रहे, तो आप आंसर तो देना हो दोनों को, ठीक है। जो हमारे ग्रामर माने वो तो दो ही माने, पर व्यवहारिक रूप में एक प्लूत स्वर हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे हिंदी में प्लूत चलता नहीं है, ठीक है, और हमें पढ़ने हम अपनी हिंदी के हिसाब से। तो हिंदी में अगर तुम तो प्रश्न करेगा तो आंसर आपको कितना देना हो? दो देना हो। पर जो तीसरा है का, वो तीसरा भी तुम्हें लिखना है, ठीक है। अगर एग्जामिनर प्रश्न करे भाई उच्चारण, वह काट दो, तीन काटे दो, तुम तीन ही लिखोगे, ठीक है। अगर एग्जामिनर क्वेश्चन करे कि मात्रा व उच्चारण के आधार पर ये स्वर कितने भागों में बांटे गए, तो तुम्हें वहां आंसर दो ही देना, वहां आंसर कहना देना, तीन नहीं देना। क्यों? क्योंकि संस्कृत में चला है प्लूत, अपने यहाँ प्लूत नहीं चला है। बस मैं तुम्हें जानकारी के लिए यही लिख दूंगा कि प्लूत भी रहे, ठीक है। आपने प्लूत स्वर अपने हिंदी में कितने प्लूत देखे हैं? कोई एक आध शब्द जो संस्कृत हो जाए हम प्लूत में प्रयोग कर रहे हैं, बाकी प्लूत में है नहीं, ठीक है। इस कारण तुम दो ही लिख लो, कहीं कंफ्यूज हो। कौन कौन से रहे भैया? एक रहे जैसे का बोले हम ह्रस्व स्वर, ये ह्रस्व मैंने सही लिखा होगा, ह्रस्व सही लिखा होगा, ऐसे लिखा जाएगा ह्रस्व। हाँ भाई जल्दी बताओ, जल्दी। ह्रस्व ऐसे लिखा जाएगा जैसे मैं लिखा है, ऐसे ही लिखा जाएगा। ये हाँ है, ठीक है। अब ये ह्रस्व कैसे लिखेंगे बताओ? या ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? ऐसे लिखे वो वाले की बात, ऐसे ऐसे ना ऐसे। हमेशा याद रखियो जो रा है ना पूरा इधर के चले, ना कि इधर के तो केवल और केवल हलंत चले, ठीक है। हम ह्रस्व जब लिखेंगे कहाँ है तो थोड़ा सा याद रखियो, हम ह्रस्व ऐसे लिख जाए, ठीक है, जो कि अशुद्ध है, ठीक है। हमें लिखना कैसे है साहब कि ह्रस्व या हिसाब से लिखना, इधर की साइड में डालना होगा, ठीक है। ह्रस्व ह्रस्व स्वर, और दूसरा देखो दीर्घ स्वर, ठीक है। इनके अन्य नाम कहाँ है भैया? अन्य नाम भी लिख लो, अन्य नाम से भी जाने जाए, ठीक है। ह्रस्व का मतलब रे छोटा है रे, ठीक है। लघु कह लो, छोटा कह लो, एक मात्र कह लो, या इनसे कह लो मूल स्वर। और सबसे इम्पोर्टेंट ये मूल स्वर है, ये चीज तो तुम्हें अन्य नाम में याद ही रखना, ठीक है। इनके भी ऐसी नाम है भैया, ठीक है। इनके एक लघु तक आके थे हम, लघु का विलोम कार्य गुरु कैसे लिखना है मैंने बता दिया कल, छोटा हुआ है वो, ठीक है। गुरु छोटा को बड़ा, एक मात्रक का विलोम द्विमात्रक, ठीक है। और मूल को कहा जाए विलोम, संधि को विलोम कहा जाए विच्छेद, संधि या संयुक्त, संयुक्त वर्ड, ठीक है। लिख लिया जल्दी, बताता हूँ मैं। इनके अन्य नाम है, इन्हीं नाम से जाने जाए। ह्रस्व स्वर ने दूसरे नाम पे काय काय से जान सके भैया? लघु, छोटा, एक मात्रक, मूल स्वर। और दीर्घ स्वर ने काय के नाम पे जान सके? अरे कहा है, क्या समस्या है? सीधे बैठ जा, ओए सीधे बैठ, जल्दी जल्दी
दिख रही है? ना लिखे तो मैं तो मिटाऊंगा। ठीक है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर काहे से कहे भैया? मैंने अन्य नाम बता दिए कि छोटा स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर और एक मात्रक स्वर। ऐसे स्वर जिन्हें हम, जिनकी मात्राएं एक मात्राएं, ठीक है, जिन्हें हम छोटों कहें, जिन्हें हम अब तो इन्हीं नामों से हम समझ का सके कि कौन से हैं। इतना तो हम समझ गए कि स्वर हैं कितने हमारे, 11। उन 11 में से बांटने कि साहब इन 11 में से कितने ह्रस्व हैं और कितने हमारे दीर्घ हैं। ठीक है, अब दो तीन पहचान बता रहा हूँ, यहाँ पे पहचान लिख लेंगे जब लिखेंगे आप, है ना। पहचान कहाँ है, इन्हें पहचानने की। पहली पहचान ये है, ऐसे स्वर जिन्हें हम तेज ना बोल सके। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण, लिखते तो नहीं भैया, बताता हूं मैं, जिनका उच्चारण तेज आवाज में ना कर सके। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण तेज आवाज में ना कर सके। ठीक है, पहली पहचान तो ये। दूसरी पहचान, ऐसे स्वर, ऐसे स्वर जिनको, जिनको कभी भी, कभी भी, कभी भी विभक्त ना किया जा सके। विभक्त यानी तोड़ा ना जा सके। तोड़ा ना, दोनों पहचान लिखेंगे, दोनों ही पहचान है तो तुम्हारे आंसर लिख लेंगे भाई। ठीक है, दोनों पहचान लिख लेंगे हम। ऐसे स्वर जिनका उच्चारण तेज आवाज में ना कर सके। 11 की 11 स्वर लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इन 11 के 11 स्वरण में ऐसे स्वर जिनमें हम एक तो तेज ना बोल सके, जैसे ई आए, ठीक है, ई बोलेंगे अ, ठीक है, ई बोलेगा आ, ई बोलेगा ई बोलेगा ई बोलेगा उ, ई बोलेगा उ, री और ए ओ ये तेज बोलेंगे। ठीक है, अब ऐसे स्वर, चलो ई तो तुमको उच्चारण नहीं आ रहा हो तो दूसरी चीज ये बताइए कि ऐसे स्वर जिनको कभी भी विभक्त ना कर सके, ठीक है, जिन्हें तोड़ ना सके, या दो भागों में तोड़ देंगे का, या तोड़ देंगे का, ठीक है, ई टूट जाएगा काय काय में, ठीक है, या तोड़ देंगे का, ई टूट जाएगा काय काय में, ठीक है, या तोड़ देंगे का, ठीक है, ई टूट जाएगा काय काय में, ठीक है, ई कभी तोड़ना नहीं है क्योंकि मूल वर्ण है भैया, एज इट इज ऐसे भी ऐसे ही लिखना है। ठीक है, या तोड़ देंगे का, ठीक है, या तोड़ देंगे का काय में टूट जाएगी, ठीक है, या तोड़ देंगे भैया और आ प्लस, ठीक है, इनमें तोड़ देंगे। अब मैंने दूसरी लाइन क्या लिखी है, ऐसे स्वर जिनको कभी भी विभक्त यानी तोड़ा ना जा सके। कौन कौन से भैया? ठीक है, वही सभी स्वर का के नाम है। अब इनके लिख लो, कौन कौन से रहे भैया? संख्या कितनी है इनकी? 4 है। दो तरह की नहीं ना, ये छोटी वाली और बड़ी वाली। अपने यहाँ ना चले, बताऊं मोबाइल, ठीक है, अपने यहाँ ना चलो, संस्कृत में चले। ठीक है,
वो या हिसाब से आवेगा भाई के रोज ई रे ना ठीक है जब क्या देखो ई रह सी की ई है अपने आई चले ठीक है यही में अगर ई जोड़ दिया जाए ठीक है तब ई कहां चले अपने वहां चले संस्कृत में ठीक है हम हिंदी पढ़ रहे हैं भैया हिंदी को कोई मतलब ना आया थे ठीक है कभी हम पितरण जो लिखे कहां है अपने यहाँ पितरण ऐसे ना लिखो जा खाली कैसे लिखो जाए समझ में आई संस्कृत में देखने के तुम्हें मिल जाएंगे ठीक है यही संस्कृत में स्वर्ण की संख्या 13 है जहां में तो एक 13 की भी है दीर्घ ऋषि देख लिए इनकी संख्या कितनी रहे 4 रहे अब नोट डाल के लिखेंगे देखो 4 रहे मात्रा कितनी कितनी है इनकी ठीक है अब लिखेंगे भैया नोट डाल के लाइन लिखो नोट डाल के लिखो इन्हें मूल स्वर व एक मात्रक स्वर कहते हैं ऊपर लिख लियो वैसे तो पर यहाँ को मतलब ये कभी आ जाए एक मात्रक स्वर मतलब इनकी एक मात्रा रहे और एक मात्रा को निरूपण कैसे करें भैया हम कौन से चिन्ह से निरूपण करें कैसे बताएंगे जब हम कहीं मात्रा गिन रहे हो तो खाली या एक डंडासो लगा देंगे ठीक है या को मतलब ये जब हम कहीं लिख के गए जैसे मैंने यहाँ पे लिखो ही उच्चारण लिख रहा हूँ या एवं लिख रहा है ठीक है जैसे यहाँ के ऊपर लिखा हो तो यहाँ माँ के ऊपर में ऐसा लगाता हूँ क्यों वो पता है कि ई कहाँ है द्विमात्रक है या के ऊपर लगाता हूँ ऐसे लिखा दूँ कहीं मैंने लिखा कमल मुझे पता है कि कहीं को मात्रा ना है तो मैं ऐसे लगाता हूँ कितनी मात्रा है साहब हमें 1 2 3 पर गिनी कितनी जाएंगी 2 क्योंकि अंतवारी अगर छोटा आ जाए तो ना गिनी जाए आगे बताता हूँ समझ में आई तो यहाँ को एक मात्रा को जो निरूपण का जो चिन्ह है वो कहा है खड़ी पाई समझ में आई ऐसे लग रहा हो कोई के ऊपर जब आप कभी भी दुआ बुआ पढ़ेंगे तो उनके ऊपर लगे रहे ना तो यार मतलब समझ जाइए आपको मतलब समझ जाइए कि एक मात्रक स्वर है ठीक है और ये दो मात्रक स्वर है और ये लगाम में क्यों है उनको मतलब ये है कि ये तुम्हें दाब के बोलनी है जब कोई चौपाई बोल रहे हैं तो ई शब्द तुम्हें दाबना है और ई शब्द उठाना है ठीक है अगर न्यो लगे होगो तो मान की ई ऊंची आवाज में बोलना है और ई लगे होगो तो ई नीची आवाज में डाउन करना है ठीक है लिख लिए इतनी सी चर्चा है तुम्हारे पास भैया ह्रस्व स्वरण की अब देखो दीर्घ स्वर बच्चे कुछ शब्द दीर्घ है हाँ एक लाइन और लिखो हमें इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है देखो इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है इनके उच्चारण में सबसे इनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है देखो ये दीर्घ स्वर दीर्घ स्वर के अन्य नाम लिखी लिए हैं आपने ठीक है अब यहाँ पे इंपोर्टेंट जो लाइन है वो क्या लिखनी है एक वाई का अपोजिट है जाएगा इन्हें विखंडित कर सकें और इनके उच्चारण में दीर्घों से अधिक समय लगता है पहली लाइन तो यही लिखेंगे इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में कैसे समय लगे भैया कम लगे ज्यादा तुलना में अधिक समय लगता है ठीक है दूसरा इनकी सदैव कितनी मात्रा रहे भैया 2 मात्राएं होती हैं और 2 मात्रा का एक दर्शा में हम द्विमात्रक है वहां पर चिन्ह का है जो एस बनावे ना हम ये 2 मात्रा को चिन्ह भैया साइन है ठीक है काय को द्विमात्रा
ठीक है, एस तो दशा में हम जाते हैं। ठीक है, कहीं के ऊपर लग रहा हो तो समझिए दो मात्रा वाला स्वर आ रहा है, इनमें तैयार हो। अब लिखेंगे कौन कौन से हैं ये जिन्हें हम तोड़ सकें, जो बाकी के बचे हैं। बड़ो आ, बड़ी ई, बड़ो उ, ए, आई, उ और औ। ठीक है, अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या अगले जो तीन हैं, ये हमेशा का के नाम है हमारे संधि संधि स्वर। ठीक है, और जो लास्ट वाले ये चार हैं, ये हमेशा सदैव का के नाम है संयुक्त या मिश्रित स्वर। और भैया यहीं के प्रश्न आए वो इनने इंपोर्टेंट कर लीजिए एग्जाम में, बस केवल और केवल अगर आप फंसाए तो तुम यही फंसाए हो कि संधि स्वर निम्न में से कौन सा है। ठीक है, संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है, तो यहाँ आया इंपोर्टेंट कर लीजिए। बाकी इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, इनकी संख्या कितनी है भैया यहाँ लिख लीजिए। कितनी संख्या है, 7। ठीक है, हटा दो, यही चीज है। देखो दोबारा, एक तो इनमें जो उच्चारण में अधिक समय लगेगा कौन थे, स्वरंत। दूसरा, इनकी सदैव दो मात्रा रहेंगी। तीसरी चीज, इनकी संख्या 7 है और ये इन्हें तोड़ सकें और तेज आवाज में बोल सकें। ठीक है, और इनके जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे बात ये कि अगले 3 संधि हैं और पिछले 4 का है संयुक्त या मिश्रित। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है वो ई है यहाँ में, ये अगले 3 संधि हैं और पिछले 4 का है संयुक्त, या ये इम्पोर्टेंट करियो। ठीक है, बाकी तुम पहचान लोगे। कठिन बनाया होता है, एक घुमा दोगे यहाँ से कहीं ना कहीं है, 3 में डाल दोगे, एक यहाँ में डाल दोगे, कह दोगे निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। समझ में आई, 3 में इनमें डाल दोगे, एक एन में डाल दोगे और कह दोगे निम्न में से कौन सा संधि स्वर नहीं है। ठीक है, और अगर एग्जामिनर अगर एक ही वर्ण उठा के प्रश्न बनाने लगे हो, ठीक है, एक ही वर्ण उठा लियो, हिसाब की उठा लियो बड़ा हुआ, ठीक है, और यहाँ के संदर्भ में लिखने लगे कि निम्न, यहाँ के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बात असत्य है। कहने लगे कि जो ये बड़ा हुआ है या कि दो मात्रा रहे, दूसरा कहने लगे ये दीर्घ स्वर है, तीसरा कहने लगे ये संयुक्त स्वर है, चौथा कहने लगे कुछ और लाइन ऐड कर दे, कह दे निम्न में से कौन सी बात असत्य है। तो ये संयुक्त स्वर है का, आप पढ़ते रह जाओगे, चारों की चारों लाइन में तुम्हें एक जैसे लगेंगे। समझ में आए, तो यहाँ विशेष याद रखिए कि संधि कौन से और संयुक्त कौन से। समझ में आ रही, ठीक है। अगला लिख लो आज को, अगला लिखो प्लुत स्वर। प्लुत, ठीक है, ये दो मुख्य स्वर है। एक अन्य स्वर है जो कि अपने संधि में चले, नोट डायरेक्ट लिख लेंगे, बाकी नहीं है। और वहां का नाम क्या है, प्लुत। प्लुत बोल लो या प्लुत बोल लो, प्लुत, प्लुत स्वर। ठीक है, अभी जब पहले तो नोट डाल के क्या लिखेंगे, पहले नोट डाल के ये लिखेंगे कि ये अपने हिंदी को तो स्वर नहीं है, कौन सी भाषा का स्वर है, संस्कृत को, यार याद रखियो। एक यहाँ में सबसे पहले नोट डाल के लिखेंगे, इनके उच्चारण में, इनके उच्चारण में सर्वाधिक समय लगता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे इनकी मात्रा कितनी हो भैया, त्रिमात्रिक स्वर होते हैं, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक, त्रिमात्रिक होते हैं, 3 मात्रा के नीचे होते हैं। ठीक है, चौथी लिखेंगे कौन कौन से हैं भैया, छोटा, बड़ो, बड़ी, बड़ो, ए, आई, उ
ठीक है, इनकी संख्या कितनी है, इनकी संख्या कितनी है, 8। अब हमेशा याद रखो जितने भी दीर्घ हैं वो सब और एक ह्रस्व है, ठीक है, सबरे की सबरे दीर्घ हैं और एक का है हमारा ह्रस्व। ह्रस्व कौन सा, छोटा, इस कारण इनकी संख्या कितनी है, 8। अब यहीं से प्रश्न कर ले वो निम्न में से कौन सा प्लुत स्वर नहीं है, कौन सा प्लुत स्वर है, समझ में आई, दो अंडा डाल दोगे, तीसरे आ डाल दोगे और छोटे को डाल दोगे और कह दोगे निम्न में से कौन सा प्लुत स्वर नहीं है, समझ में आ रही, ठीक है। अब तुम यहाँ छोटे आ काटोगे या छोटे को भी काटोगे, समझ में आ रही है, ठीक है, ऐसे ही कर दो, या इन तीन अंडे डाल दोगे, वहां से छोटे को या बड़े को उठा लेगो और कह दो कौन से में बड़ा तो है ये, हम छोटे को उठा लेगो या छोटी ई उठा लेगो, ठीक है, कहते हो निम्न में से कौन सा प्लुत स्वर नहीं है, समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्लूत का मतलब क्या है, प्लूत का मतलब है टेर देना या लंबी आवाज, लंबी आवाज में बोलना, ये कार्य है भैया हमारे प्लूत का मतलब, टेर देना, ठीक है, या लंबी आवाज में बोलना। इनकी मात्रा कितनी है, त्रिमात्रिक है, और पहचान चिन्ह कार्य भैया इनको, पहचान चिन्ह कार्य इनको देखो, या तो लगा होगा वर्ड के पीछे ही डॉट 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 डॉट, ठीक है, या फिर लगे होगा, ठीक है, या फिर लगे होगा या हिसाब से ऐसे 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 लगे होंगे लगातार, ठीक है, क्या का मतलब ये है कि जो वर्ण है या हिसाब से बोलना आगे तक लंबो। अभी टेर लंबो देनो आवाज, टेर का मतलब क्या है कि जब भी कभी आपने गाने वाले सुने जैसे ढोला बोला गाँव में, जब ढोला गाय करे का है सुने होंगे आप, तो लास्ट में एक आदमी आवाज दे ना लंबी, ये खेलते चले जा का है, वो हमेशा याद देखियो कि जब भी वो बोल रहा हो तो अंदाज लगे तो का पहचान करियो वो कौन से स्वर बोल रहा है, वो एक स्वर बोल रहा होगा, ए तो ए बोल रहा होगा, ओ तो ओ बोल रहा होगा, एक स्वर बोल रहा होगा, कोई से व्यंजन नहीं बोल रहा होगा, और वहीं पे पहचान लीजिए कि भैया यह स्वर बोल रहा है, पर अब यार इस स्वर के है ना कि 1 मिनट तक लंबी श्वास कर दे यार खींच दे, तो तुम हमेशा याद रखियो कि वो इनमें इन्हीं में से कोई से बोल रहा होगा, ठीक है, पर इनमें से बोल रहा होगा, इनमें से दीर्घ बारे में, समझ में आई, कभी भी, या फिर तुम अपने आप व्यवहारिक जीवन में देखो कि तुम का ही आवाज दें, ठीक है, तो आवाज तुम देखना है, जब तुम हमारी आवाज जो पहुंचना है वो ई वर्ण पहुंचे लास्ट में। अगर कोई आदमी आपसे 10-20 मीटर या 10-20 या 100-200 मीटर दूर है, 10-20 मीटर तो कहा 100-200 मीटर दूर है, अब तुम कहीं आवाज दे रहे हो, ठीक है, आपने कही जैसे मम्मी, ऐसे नहीं बोलोगे, अगर 100 मीटर दूर मम्मी खड़ी है तो ऐसे बोलोगे मम्मी मम्मी, क्या कहोगे, अब कौन सी जाएगी, ई जाएगी बगी, और मम्मी के कान में भी अगली माँ फा नहीं आएगी, ई आएगी, ठीक है, और वो समझ जाएगी कोई आवाज दे रहा हूँ मैं, मम्मी ऐसे बोलेगी, ई, ठीक है, पापा ऐसे बोलेगी, समझ में आई, यही जो स्वर बोल रहा है ना, ई का है हमारा प्लूत है, ठीक है। हम एक तेज आवाज में गाने चला दें अपने सपने, तो ये हम समझ ही नहीं रहे ई का है, लंबी टेढ़ देना, लंबी आवाज देना, का क्या है हमारा प्लूत स्वर कहलाता है, समझ में आई। जब भी आप कोई भी चीज है, कोई भी स्वर है, लंबो खींच दें, समझ में आई, लंबो खींचना मतलब ए खींच दियो मैंने तो कागज जाए अपने आप पे का बन जाए प्लूत, और ये अपने कायम से केवल और केवल संस्कृत में चले, ठीक है। एक एग्जांपल में लिख लियो, बस सब लिखा में ओम, ठीक है, लिख लो भैया। अब यार ओम में कहा है, जब ओम ऐसे ना है, मैंने जो कहती ओम नहीं, जब ओम को उच्चारण करे ना ओ, तब जो बोले कहा है, तभी ओम में भी तुमने आ खींचा है, तब हम क्या बना दे, हमको आ को प्लूत बना दे, ठीक है। वैसे अगर मैं बोलूं भैया, अगर मैं खाली ऐसे लिख दूं तो बोलेगी भैया,
ठीक है। अगर मैं लिख के यहाँ छोड़ दूं या यूं लगा दूं तो मैं कह रहा हूं कि ये जो आए ना ये लंबो फेंक दोनों तुम्हें, और अब बोलेगा भैया ऐसे बोलोगे, समझ में आई? आ जा रहा हो भगो भगो, यही ब्लूथ है, समझ में आ गई? अब कर लीजिए। अगर बस वर्गीकरण डाल लो, अगला वर्गीकरण डाल लो बस। कौन सा भैया? जीव की क्रियाशीलता क्या था? जीव की क्रियाशीलता क्या था? ठीक है,